प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं आप उसकी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज जो है हमारा एमए का सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, आज इस पर हम परिचर्चा करेंगे। तो छायावाद का इससे पहले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय का वीडियो आप तक पहुंच गया है। आज हम छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा पर परिचर्चा करेंगे। उसके बाद छायावाद की काव्यगत जो प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं उन पर हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनका भी वीडियो जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, छायावाद जो है हमारा, ये तो आपको विदित ही होगा कि संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं? आदिकाल, ठीक है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो जो हमारा आदिकाल है उसकी जो समय सीमा रही 1050 से 1375, और उसके बाद भक्ति काल की 1375 से 1700 ईस्वी, और रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो है वो आज तक का माना जाता है, 1900 से लेकर आज तक। ठीक है, अब जो 1900 से लेकर आज तक का जो साहित्य था, तो इतने बड़ा जो साहित्य ग्रंथ लिखे गए उनको इस प्रकार से पढ़ना पॉसिबल नहीं था। तो जो हमारा आधुनिक काल है, ठीक है, उसको फिर से 6 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम जो था भारतेंदु युग, सेकंड द्वितीय युग, और तीसरा हमारा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद, और छठा नई कविता कह सकते हैं हम, समकालीन कविता कह सकते हैं, नवगीत कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे ये काल थे, इनका विभाजन किया गया। तो आज जो हमारी परिचर्चा हो रही है वो आधुनिक काल में छायावाद पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो समय था सन 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। ये जो आपका 16 वर्ष का समय रहा, इसको छायावादी युग कहा जाता है। तो जो हमारा छायावाद का युग है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि छायावाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है, तो मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया। ठीक है, किसकी चर्चा हो रही है? इनके अर्थ बताया जा रहा है कि छायावाद का अर्थ क्या है। तो अर्थ बताने से पहले कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई छायावाद शब्द की, ठीक है, वो हम देखेंगे कि मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। ठीक है, प्रथम बार इसका प्रयोग हुआ। तो कई बार ये नेट में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है, और किस में हुआ। तो शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। यानी छायावाद में आकर जो हिंदी थी, हिंदी में जो भी काव्य रचनाएं हुई तो वो खड़ी बोली, ठीक है, कविता को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्य धारा से बाहर हो गई। यानी हम देखते हैं कि रीतिकाल में ब्रजभाषा थी, ठीक है, तो आधुनिक काल में आए तो भारतेंदु युग में भी ब्रजभाषा लिखी गई। हालांकि खड़ी बोली का प्रयोग उस समय हो चुका था, और जैसे हम द्वितीय युग में आए तो द्वितीय युग में तो बहुत अधिक खड़ी बोली पर बल दिया गया, लेकिन छुटपुट रचनाएं जो थी वो ब्रजभाषा में भी हो रही थी। क्योंकि देखिए, कोई भाषा जो होती है उसको इतनी जल्दी जो कवि अपनी लेखनी उस पर चला रहा है, वो इतनी जल्दी से उसको साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। तो वहीं पर हम देखते हैं कि द्वितीय युग में एक तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा तो भाषा के हम कहते हैं परिमार्जित रूप लाने के लिए तो उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन फिर भी कुछ छुटपुट रचनाएं ब्रजभाषा में भी हो रही थी। लेकिन छायावाद में आकर पूर्णतः जो है भाषा जो थी वो खड़ी बोली में ही रचनाएं होने लगी। तो
तो आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से रचनाएं जो थी वो खड़ी बोली में होने लगी। तो ये नेट में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा गया, कि किस युग को खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो छायावाद को। ठीक है, यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था, जिसमें कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोण से उत्कर्ष चरम दिखाई देता है, यानी कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही मजबूत थे छायावाद की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छायावाद का प्रथम अर्थ हमने बताया कि मुकुटधर पांडे जी के द्वारा श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए, छायावाद क्या है। ठीक है, क्योंकि छायावाद अर्थ और परिभाषा ही देखनी है हमने इसमें। तो जिन कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण हो, क्या बताया, मानव और प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण हो, उसमें आध्यात्मिकता का भी एहसास हो, और क्या कहा उन्होंने कि साथ में कवि अपनी वेदना को रहस्यमय तरीके से व्यक्त भी करे। ठीक है, कितने सारी विशेषताएं बता रहे हैं, और उस अभिव्यक्ति के लिए कवि लाक्षणिक पदावली और प्रतीकात्मक शैली को अपनाए, तो ऐसे काव्य को छायावाद कहा जाता है। देखिए, छायावाद की एक तरह से 6-7 विशेषताओं को इसमें समाहित कर दिया। देखिए, मानव और प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण, ठीक है, आध्यात्मिकता का एहसास, ठीक है, यहाँ वेदना और करुणा की बात कर दी। अगले उन्होंने रहस्यमय की बात कर दी, ठीक है, रहस्यानुभूति की बात की, और लाक्षणिक पदावली की बात कर दी, और प्रतीकात्मक शैली की। तो कितनी सारी विशेषताएं, कहते हैं ऐसे काव्य को छायावाद कहा जाता है। ठीक है, एक अर्थ ये भी दिया गया। अब देखिए, हम देखते हैं कि छायावाद की परिभाषा जो थी वो किस किस के द्वारा दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा सबसे पहले जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद की जो परिभाषा दी है उसको देखते हैं कि छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। छायावाद का जब नाम आता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं, क्योंकि छायावाद में रहस्यवाद का भी प्रयोग किया और विशेष रूप से काव्य शैली रही कि लाक्षणिक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है तो यही छायावाद है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा का एक तरह से इन्होंने सामंजस्य बता दिया कि आत्मा की छाया परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया जब परमात्मा पर पड़ती है तो वही क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। उन्होंने क्या बताया कि जो स्थूल है, ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। तो छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। डॉक्टर देवराज के अनुसार जो छायावाद है वो क्या है, गीति काव्य है, क्योंकि इसमें गद्यात्मक जो साहित्य हो बहुत अधिक लिखा गया। उसका मतलब क्या है कि गीतों के द्वारा हम उसको गा भी सकते हैं। ठीक है, गाया जा सकता है वो। उसके बाद कहते हैं कि प्रकृति काव्य, प्रकृति का चित्रण। यहाँ पंत जी को तो प्रकृति का चतुरचितेरा कहा जाता है। ठीक है, उनको तो वर्ड्सवर्थ सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ माना जाता है उनको। तो एक तरह से प्रकृति का काव्य बताया। और प्रेम काव्य यदि हम देखें तो कामायनी में, ठीक है, सौंदर्य और प्रेम का अनूठा चित्रण हमें मिल जाता है। तो डॉक्टर देवराज क्या कहते हैं कि छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। देखिए कितना बहुत ही सुंदर परिभाषाएं दी गई हैं। गंगा प्रसाद पांडे जी क्या कहते हैं कि विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उसका आरोप करना ही छायावाद है। उन्होंने क्या कहा कि विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया, यानी छाया भी कैसी थी, सप्राण, प्राणवान थी वो। तो कहता है उसका आरोप ही क्या है, छायावाद है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है, कि अनुभूति क्या है और अभिव्यक्ति
क्या है। ये कहता है ध्वन्यात्मक, लाक्षणिक, सौंदर्यात्मक, प्रतीक विधान तथा उपचार प्रकृति के साथ स्वानुभूति की निवृत्ति छायावाद की विशेषता है। ठीक है, तो इन्होंने ये विशेषताओं की चर्चा की, जैसे कि अनुभूति की, अभिव्यक्ति की, ध्वन्यात्मक, लाक्षणिकता, भाषा की लाक्षणिकता पर, एक तरह से सौंदर्यात्मकता पर, एक तरह से उन्होंने प्रतीकात्मकता की बात की। ठीक है, तो इस प्रकार से छायावाद की विशेषताएं बताई उन्होंने। सुमित्रानंदन पंत जी, पल्लव की सीमाएं छायावाद की अभिव्यंजना की सीमाएं हैं। ठीक है, उनकी पल्लव एक रचना है जिसको बहुत ही प्रमुख माना जाता है, उस पर हम फिर भी आगे भी चर्चा करेंगे पल्लव पर। और कहते हैं यह पिछली वास्तविकता से निर्जीव, बाहर से आक्रांत उस भावना की पुकार थी जो बाहर की ओर राह न पाकर भीतर की ओर स्वपन सोपानों पर आरोहण करती हुई युग के अवसाद तथा व्यवस्था को वाणी देने का प्रयत्न कर रही थी। कहता है कि छायावाद में जो अभी कुछ व्यवस्था, अवसाद माने दुख था, दुखी, करुणा जो वेदना थी और व्यवस्था थी, कहता है छायावाद ने उसे वाणी देने का कार्य किया, ऐसा सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं। अब देखिए महादेवी वर्मा जी क्या कहते हैं। ये तो आपको विदित होगा कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ बताए जाते हैं। 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, दूसरा महादेवी वर्मा जी, तीसरा सुमित्रानंदन पंत जी और चौथा निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर निराला जी। ठीक है, तो अब हम महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं कि छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णतः पाता है। सुख दुख को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामों का भार संभाल सकी। यानी उन्होंने क्या कहा प्रकृति को, छायावाद को, कि ये तो प्रकृतिवाद भी है, ठीक है, हृदयवाद भी है, अध्यात्मवाद भी है, रहस्यवाद भी है और छायावाद भी है। कहता है जिस तरह से सुख दुख इसमें मूर्त अमूर्त यानी छायावाद में इस तरह का अनूठा चित्रण मिलता है। अब देखिए जो हमारे जो ये 4 आधार स्तंभ हैं, इनके बारे में भी बहुत प्रमुख बातें कही गई हैं जो कि नेट आदि की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहेंगे आपके लिए, तो इन पर हम एक बार दृष्टिपात करेंगे। ऊपर तो हमने परिभाषाएं दी, लेकिन ये भी विद्वानों के द्वारा इन्हें एक तरह से उपाधियां दी गई, जो भी 4 आधार स्तंभ हैं इनको। जैसे पंत जयशंकर प्रसाद जी का तो मैंने आपको बताया है कि उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। पंत ने काव्यकृति पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कि छायावाद का घोषणा पत्र जो है वो कौन सी काव्यकृति को कहा जाता है, तो पंत की पल्लव रचना को कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है, या फिर यूँ भी आ जाता है हिंदी का वर्ड्सवर्थ किसे माना जाता है, पंत जी को माना जाता है। ठीक है, कि प्रकृति का सुकुमार कवि अथवा हिंदी का वर्ड्सवर्थ जो है पंत को कहा गया है। छायावादी काव्य में वेदना की देवी महादेवी वर्मा को कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेदना की देवी किसे कहा जाता है, तो छायावादी कवियत्री जो हैं महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, छायावादी काव्य में हिंदी साहित्य का शिव निराला जी को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में शिव किसे कहा जाता है, तो छायावादी कवि निराला को कहा जाता है। छायावादी काव्य गीति काव्य का विशाल भंडार है। और देखिए जो छायावादी काव्य है वो क्या है, गीति काव्य है एक प्रकार से, इसमें गीतों के माध्यम से अधिक रचनाएं लिखी गई हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो है गीति काव्य का विशाल भंडार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने केवल और केवल इस वीडियो में छायावाद का अर्थ और छायावाद की परिभाषा पर चर्चा की, और कुछ मुख्य बातें जो हमारे छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा छायावाद आधारित है। ठीक है, जो इसके प्रमुख कवि हैं उनका हम जीवन परिचय भी आपको करवाएंगे, चारों कवियों का। जयशंकर प्रसाद जी का तो मैं करवा चुकी हूँ आपको, और ये आपको छायावाद का अर्थ और परिभाषा मिल गई है। ठीक है,
इसके बाद हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद निराला जी का, महादेवी वर्मा जी का और पंत जी का जीवन परिचय और इसमें बताएंगे। और इस प्रकार से ये जो है आपकी छायावाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय।